नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे और इसका जो पहला अध्याय है, इसका पहला अध्याय क्या कहता है? क्या, कब, कहां और कैसे। तो इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। तो इस अध्याय से हमको सीखने को क्या क्या मिलेगा? इतिहास क्या है, इतिहास का मतलब क्या होता है। दूसरी बात हम बात करेंगे इतिहास का महत्व क्या है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि इतिहास से हमें किन बातों का पता चलता है। बातें स्पष्ट है। फिर हम बात करेंगे लोग कहाँ रहते थे। जो आरंभिक मानव था, प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था, उसने रहने के लिए कौन से स्थान को चुना था और उस स्थान को चुनने का आधार क्या था। ये सब बातें हम इसमें करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो हमारा भारत देश है, इस भारत नाम कैसे पड़ा था, इंडिया नाम कैसे हुआ था और भारत नाम का कहीं पे इतिहास में उल्लेख है या नहीं है, या कोई ऐसे साक्ष्य है जहां पे भारत नाम हमें मिलता हो। ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि इतिहास के बारे में हम जाने कैसे, वो कौन से सोर्स हैं, वो कौन से स्रोत हैं जिनके आधार पे हम इतिहास को जान सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इस अध्याय में तारीखों का मतलब क्या होता है। जैसे आपको हिंदी में पढ़ने को मिलता होगा ईस्वी या ईसा पूर्व, ठीक है। इसी प्रकार से अंग्रेजी में मिलता है एडी या बीसी। तो इनका मतलब क्या होता है, या इस तारीख की जो गणना है वो कब से की जाती है, इस तारीख की गणना का आधार क्या है। बातें स्पष्ट हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास का मतलब क्या होता है। आप जिस विषय को पढ़ने वाले हैं पहले उसका मतलब जान लीजिए। तो इतिहास का अर्थ क्या है? देखिए, मानव के जीवन में बीते समय में, अतीत से लेकर अब तक यदि हम देखें तो विभिन्न कालों में विभिन्न बदलाव हुए हैं। मानव के समाज में बदलाव हुआ है, तो उन सभी बदलावों का पता हमें किससे चलता है? इतिहास से चलता है। ठीक है। अन्य सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान के प्रकाश में, या आप कह सकते हैं वर्तमान के आलोक में अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास है। स्पष्ट है बातें। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इतिहास से हम सबक लेते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य बना सकें। कैसे लेते हैं इतिहास से सबक? इतिहास में हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की थी, उन गलतियों से हम सबक लेंगे और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है बातें। अब बात करते हैं इतिहास का महत्व क्या है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि इतिहास से किन चीजों का पता चलता है, किन बातों का पता चलता है। ठीक है। तो इतिहास से हमें राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत से स्रोत हैं, सोर्स हैं ऐसे जो राजाओं के बारे में बताते हैं, उनके साम्राज्यों के बारे में बताते हैं, या हमारा जो अतीत में समाज कैसा था उस समाज के बारे में बताते हैं। समाज में क्या विसंगतियां थी, आर्थिक आधार पर समाज कैसे अलग था, सामाजिक आधार पर समाज कैसे अलग था, इन सब के बारे में हमको इतिहास से पता चलता है। ठीक है। फिर हम ये जान सकते हैं इतिहास से कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे। जो पहले के लोग थे वो कैसे रहते थे, पहले के लोगों का भोजन क्या था, वो लोग क्या खाते थे, उनकी वेशभूषा क्या थी, वो लोग क्या पहनते थे। ये बातें हमको इस इतिहास से ही पता चलती हैं। ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि लोगों का पेशा क्या, लोग कामकाज क्या करते थे, अपनी आजीविका कैसे चलाते थे। बातें स्पष्ट। फिर हम बात करेंगे, जैसा मैंने भी बताया, कि अपने पूर्वजों की उपलब्धियों के बारे में और अपने पूर्वजों की गलतियों के बारे में। तभी हम क्या करेंगे कि उनका मूल्यांकन करेंगे और फिर उससे हम सबक लेके एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, या अतीत में जो की गई गलतियां हैं उन गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं, उन गलतियों से हम पहले ही सचेत हो सकते हैं। चीजें स्पष्ट है। फिर हम ये जान सकते हैं इतिहास से कि किसी खास काल में बच्चे किस तरीके के खेल खेला करते थे, या जो बड़े लोग थे, बड़े लोगों के भी मनोरंजन का क्या साधन था, वो अपना मनोरंजन किस प्रकार करते थे। ये सब बातें भी हमको इतिहास बताता है। इन सब का भी इतिहास में महत्व है। चीजें स्पष्ट हुई। चलिए अब बात करेंगे कि लोग कहाँ रहते। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में लोगों के रहने के कई स्थान थे। जैसे आप उदाहरण के तौर पे नर्मदा नदी का तट ले लीजिए, वहां पे लोग रहते थे। उत्तर पश्चिम में चले जाइए तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ी, वहां पे लोग रहते थे। पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियों पर लोग रहते थे, और मध्य भारत की जो विंध्य की पहाड़ियां हैं मध्य भारत की, वहां पे लोग रहते थे। ठीक है। इसी प्रकार सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, चेनाब, रावी, व्यास, इनके बारे में आगे बात करेंगे, वहां पे लोग रहते थे। गंगा और सोन नदियों के किनारे भी लोग रहते थे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये समझनी चाहिए कि इस समय लोगों का अपना निवास स्थान जो है उसको चुनने का आधार क्या था। ठीक है। उनके इस निवास स्थान के चुनाव के आधार के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। बातें स्पष्ट हैं। देखिए, कुछ सामान्य सी बातें हैं। एक बात तो ये कि उस समय दिशा सूचक यंत्र तो होते नहीं थे।
ठीक है। और सभी लोग ऐसे नहीं होते थे कि जो सभी लोग जंगल से परिचित हो, कुछ ही लोग ऐसे होते थे जो जंगल से परिचित होते थे। तो इन लोगों के पास क्या तरकीब थी कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग नदी किनारे या झील किनारे जाते थे, ठीक है। और वहां पे ये लोग इंतजार करते थे। और वहां क्या होता था, नदी किनारे झील किनारे, सीधी सी बात है, जानवर आएगा पानी पीने के लिए, ठीक है। और जब जानवर आएगा पानी पीने के लिए और वो वापस पानी पी के कहाँ जाएगा, वो पानी पीने के बाद जंगल में जाएगा। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग उसका पीछा करते थे, ठीक है। ऐसा पीछा करने से इनको क्या पता चल जाएगा, एक तो इनको जंगल का पता चल जाएगा, चीजें स्पष्ट है। दूसरी बात, इनके पास यदि इनको मांस की आवश्यकता है तो जानवरों की उपलब्धता हो जाएगी। बात क्लियर। तो एक इनका निवास स्थान नदियों के किनारे, झीलों के किनारे चुनने का एक आधार ये होता था कि ये जानवरों के पीछे जाए, उससे जंगल का पता चल जाए, तो उस एक स्थान पे इनको जंगल मिल जाएगा जहां से ये जड़, कंदमूल, फल इकट्ठा कर सकते हैं, मांस ले सकते हैं जानवरों से, ठीक है। यानी कि खाद्य सामग्री जो है, भोजन सामग्री जो है, उसकी उपलब्धता हो जाएगी सुगमता के साथ। यदि आपसे भी कहा जाए कि आप किस स्थान को अपने निवास स्थान के रूप में चुनेंगे, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे सुगमता, ठीक है, कहां पे फैसिलिटीज ज्यादा है, आप उस स्थान को अपने रहने के लिए चुनेंगे। तो इसी प्रकार ये लोग करते थे। बातें स्पष्ट हो गई। अब कई बार क्या होता था, जैसे हम नर्मदा नदी के बारे में बात करें, तो नर्मदा नदी के किनारे जब ये लोग जो रहते थे, ये लोग खाना बदोश टाइप के थे, बंजारे टाइप के थे, यानी कि एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, निवास स्थान जो था अपना बदलते रहते थे, चलायमान थे, ठीक है। उसके कारण क्या थे, कारण ये थे कि एक तो ये लोग शिकारी थे, ठीक है। अब जब ये किसी एक स्थान विशेष पे रहेंगे तो उस स्थान विशेष के जानवर कम हो जाएंगे और एक समय आएगा खत्म हो जाएंगे। वहीं वहां की जो जंगल में इनको फल मिलते हैं, कंदमूल मिलते हैं, वो भी एक समय बाद खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कारण ये था इनके एक स्थान पे ना टिकने का, चलायमान रहने का, खानाबदोश या बंजारा रहने का। दूसरा कारण था मौसम, ठीक है। कुछ नदियां या कुछ झीलें ऐसी होती थी जो मौसमी होती थी, तो जब वे सूख जाती थी तो तभी ने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था, ठीक है। एक बात ये थी कि जब ये किसी खास स्थान पे रहेंगे, एक स्थान विशेष पे रहेंगे, तो वहां के जानवर एक समय बाद कम हो जाएंगे, वहां के जो फल हैं, जो कंदमूल है, वो भी एक समय पे, जो संसाधन है वो कम हो जाएंगे। तो उस कारण भी ये लोग अपना निवास स्थान छोड़ते थे, ठीक है। बहरहाल नर्मदा नदी के बारे में याद रखिए कि यहाँ पे जो लोग रहते थे, कई हजार वर्षों से लोग रहते थे, ये लोग शिकारी थे और खाना बदोश या बंजारे टाइप के थे, यानी कि स्थायी जीवन नहीं जीते थे, एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे, स्थान परिवर्तित करते रहते थे। बात करते हैं सुलेमान तीर्थर की पहाड़ियों पे जो लोग रहते थे, ये समय आपको याद रखना है। यहाँ पे 8000 वर्ष पहले से लोग रहते थे, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की थी। महत्वपूर्ण हो जाता है। अब खेती की शुरुआत की थी तो इनकी आरंभिक फसल कौन सी थी, तो वो थी गेहूं और जौ। बातें स्पष्ट हो गई। अब जो देखिए, जब ये एक जगह पे रहेंगे, खाद्यान्न सामग्री की उपलब्धता रहेगी, तो ये लोग स्थान नहीं बदलेंगे, तो ये लोग जो थे स्थायी जीवन जीते थे। चीजें क्लियर है, ये लोग स्थायी जीवन जीते थे। और धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया था, जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग भेड़, बकरी, गाय, बैलों को पाला करते थे। बात क्लियर है। यहीं से इसी समय के आसपास, यानी कि जो 8000 वर्ष है, इसी समय के आसपास गांव का निर्माण होने लगा। बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं गारो और जो विंध्य की पहाड़ियां हैं वहां पे बात करते हैं, पूर्वोत्तर की गारो और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों के बारे में। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे, ये उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने धान की खेती की शुरुआत की थी। चीजें स्पष्ट है। इसी प्रकार विंध्याचल के उत्तर की तरफ भी धान की खेती होती थी। ये बातें आपको याद रखनी है। और सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पे जीवन कब से लोग रहते थे, वो समय आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे की। तो यहाँ पे लोग 4700 वर्ष पहले से रहते थे, ये समय आपको याद रखना है। गंगा और सोन नदियों के बारे में यहाँ पे लोग 25 वर्ष पहले रहना शुरू कर दिया था, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये निवास स्थान चुनने का आधार क्या था, मैंने स्पष्ट कर दिया। बातें क्लियर। अब आपको एक ये याद होना चाहिए कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चेनाब है, व्यास है, सतलज है, झेलम है और रावी है, ये 5 नदियां हैं, ठीक है। अब ये आपको याद होनी चाहिए। तो याद करने के लिए एक ट्रिक है कि व्यास जी, ये सिंचाई के लिए व्यास जी सज के रवाना हुए,
तो सिंचाई के लिए जो पहला स है इससे हो गया सिंधु। फिर च से इसमें आ जाएगा चेनाब, व्यास से आ जाएगा इसमें क्या व्यास, व्यास जी रवाना होते हैं, व्यास आ जाएगा। फिर सज के तो स से हो जाएगा सतलज, झ से झेलम, रवाना हुए से रावी। ये आपको याद रखना है। यदि आप भी इसी प्रकार से कोई ट्रिक बना के याद करते हैं तो आपको बताना है कि गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं। आप अपनी जो आंसर है, जो ट्रिक है, उनको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो अन्य विद्यार्थियों के साथ में शेयर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं देश के नाम के बारे में कि भारत नाम कैसे पड़ा, इंडिया नाम कैसे पड़ा, इतिहास में इसकी भी चर्चा है। ठीक है, देखिए जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है और इंडस का जो अर्थ है संस्कृत में यदि हम बात करें तो सिंधु होता है। ठीक है, अब देखिए जब 2500 वर्ष पहले जो हमने बात की गंगा और सोन नदी के किनारे जब जीवन था तो उस समय क्या था, उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानी और यूनानी लोग आए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो ये कि ये लोग जो थे ये सा को ह कहते थे। ठीक है, और इन्हीं में कुछ लोग थे जो सा को य कहते थे। बातें क्लियर? तो ये जो हा कहते थे कुछ लोग, तो इससे क्या, ये सिंधु को हिंदू कहते थे और कहीं कहीं मिलता है कि ये यिंतु कहते थे। बातें क्लियर है? जो आप में से हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होंगे वो भी इस बात को भली भांति जानते होंगे कि भाषा के विकास के दौरान हिंदी कैसे आई, ये उनको पढ़ाया जाता। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, सिंधु को हिंदू कहा क्योंकि ये सा को ह कहते थे। ठीक है, अब बात करें ये जो ये है कि ये हिंदोस या इंदोस कहते थे। फिर बातें क्लियर? और जो इसके पूर्व में यानी कि सिंधु नदी के पूर्व में जो भूमि प्रदेश था उसको इन्होंने इंडिया। चीजें स्पष्ट। अब भारत नाम के बारे में बात करते हैं। तो भारत नाम जो था वो एक खास समूह के लिए प्रयोग किया जाता था। जो लोग कुछ रहते थे उत्तर पश्चिम में, उस समूह के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इस शब्द का जो उल्लेख है, जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से एक है ऋग्वेद जो 3500 वर्ष पुराना है, उसमें इस बात का उल्लेख है। ठीक है, कालांतर में क्या हुआ कि इस शब्द का प्रयोग जो था वो पूरे देश के लिए होने लगा। बातें स्पष्ट होंगी यहां तक की, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इतिहास के बारे में हम जाने कैसे। महत्वपूर्ण आधार या महत्वपूर्ण सोर्स कह लीजिए, आप स्रोत कह लीजिए, वो क्या है। देखिए, एक तो ये है कि किसी के बारे में भी, किसी भी चीज को जानने के लिए उन पर लिखित पुस्तकें पढ़ी जा सकती हैं। ठीक है, या उस समय के जो साक्ष्य हैं उनको देखा जा सकता है, उनसे सीखा जा सकता है। स्पष्ट है? अब जैसे पुस्तकों को पढ़ने की यदि हम बात करें कि हम अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, तो आपके मन में आएगा कि अतीत में तो कागज नहीं था, तो फिर पुस्तकें कैसे लिखी जाती थी। तो होता क्या था कि हिमालय क्षेत्र में एक वृक्ष होता था भुर्ज नाम का। ठीक है, इसके पत्ते पर लिखा जाता और इसके पत्ते पर लिखित जो वो आपके पास सामग्री आई उसको कहा जाता था पांडुलिपि। बातें क्लियर हो गई? पांडुलिपि कहा जाता था। कहीं पे लिखा मिलेगा हस्तलिखित पांडुलिपि, हाथ से लिखी जाती थी। तो इन पांडुलिपियों को पढ़कर भी लोग इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब ये पांडुलिपियां किस भाषा में है? तो पांडुलिपि संस्कृत में है, पांडुलिपि तमिल में भी मिलती हैं और पांडुलिपि प्राकृत भाषा में है। ठीक है, अब ये पांडुलिपि मिलेंगी कहाँ, इनकी उपलब्धता कहाँ है? तो ये मंदिरों में मिलती हैं और ये विहारों में मिलती हैं। ठीक है, अगर आपको मंदिर और विहार में अंतर स्पष्ट ना हो तो कमेंट करके बता देना, इस पे भी चर्चा कर ली जाएगी। मंदिर कौन से होते थे, विहार किनको कहा जाता। बातें क्लियर हैं? चलिए दूसरे सोर्स की तरफ चलते हैं, वो है अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेख क्या होता है? तो आप इसको सरल शब्दों में याद रखिए, कठोर सतह पर उत्कीर्ण कराया गया लेख अभिलेख कहलाता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा इतिहास में अशोक के अभिलेख, अशोक के स्तंभ लेख। बात स्पष्ट है? तो कठोर सतह होती थी, उस कठोर सतह पर कोई लेख उत्कीर्ण करा दिया जाता था राजा के द्वारा। कई बार क्या होता था कि इसमें राजा किसी युद्ध का वर्णन कराता था या अपनी किसी विजय का वर्णन कराता था। कई बार राजा इसको आदेश देने के रूप में अपनी प्रजा को, कि हम अपनी प्रजा को कोई आदेश देते हैं, कोई नियम लागू करवाते हैं, कोई बात मनवानी है, उसके लिए भी शिलालेख उत्कीर्ण कराए जाते थे, अभिलेख। बातें स्पष्ट हो गई? चलिए, अब कई बार क्या होता था, सामान्य स्त्री पुरुष भी प्रेम कहानी को उत्कीर्ण कर देते थे। चीजें क्लियर हैं? तो इतिहास में हम अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, स्तंभ लेख के बारे में पढ़ेंगे, गुहा लेख के बारे में पढ़ेंगे, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। आपको कई उदाहरण मिलेंगे, जूनागढ़ अभिलेख है या रुद्रदामन का है, इन सब के बारे में आगे बात आ जाएगी। तो अभी के लिए अभिलेख क्या होते हैं और अभिलेखों से हम अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं।
चीजें क्लियर। अब हम बात करते हैं तिथियों का क्या मतलब होता है। तो जैसे अभी मैं कहूं, अगर मान लीजिए आज 1 जनवरी 2021 है, तो मैंने जो ये 2021 कहा, इसकी गणना कब से होती है? तो 2021 जो ये वर्ष है, इसकी गणना होती है ईसा मसीह के जन्म से। बातें क्लियर हो गई। यानी कि 2021 ईस्वी कहने का अर्थ क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म के 2021 वर्ष बाद। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम कहेंगे कोई ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से इतने वर्ष पहले, मान लीजिए हमने कहा 400 ईसा पूर्व। ठीक है। इतिहास में कई तारीखें ऐसी भी आएंगी जब हम प्राचीन भारत की बात करेंगे। तो इसका मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले। चीजें क्लियर हो रही है। अब इसी तरीके से आप अंग्रेजी के बारे में जान लीजिए, जैसे बीसी और एडी। तो बीसी का अर्थ क्या हुआ? बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट मतलब ईसा से पहले, तो इसके लिए हम ईसा पूर्व का यूज करते हैं। एडी यानी कि एनो डोमिनी, इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से, तो इसके लिए हम ईस्वी का प्रयोग करते हैं। चीजें क्लियर होंगी और स्पष्ट होंगी मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी सारी बातें आपको समझा दी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।